गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ रहे थे कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाला टोटल 5 फैक्टर है, जिसमें पहला फैक्टर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। अभी एक और क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें कि 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, लेकिन दूसरे पार्ट में सामान्यतः बच्चे फंस जाते हैं। वो बनाते हैं, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं, आंसर मैच नहीं करता है, उनको लगता है कि ये आंसर गलत होगा और उनके द्वारा बनाया गया सही होगा। लेकिन वहां पर थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम है, वो हम आपको क्लियर करेंगे किस तरीके से वो सवाल बनेगा। देखिए, तो जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 आपको कॉपी पे लिखना होगा। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B A2B, for the reaction 2A plus B A2B, the rate is equals to K concentration of A concentration of B to the power 2 with K is equals to 2 into 10 to the power minus 6 mole to the power minus 2 liter to the power 2 per second। calculate the initial rate of reaction, calculate the initial rate of reaction when concentration of A is equals to 0.1 mole per liter, concentration of B is equals to 0.2 mole per liter। calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन में है क्या कि एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2A plus B A2B, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। आप पढ़े हैं कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, इसके ऊपर कुछ पावर होता है। यहाँ के कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है पावर को, इसीलिए देखिए एक के आगे यहाँ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए एक के ऊपर पावर 1 है, मतलब यहाँ के कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंट से आता है। आपको इसमें ये रेट लॉ एक्सप्रेशन देने के बाद K का वैल्यू दे दिया है 2 into 10 to the power minus 6, मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 पर सेकेंड। आप देख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, क्योंकि सम ऑफ पावर्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर अगर 3 है तो K का यूनिट 3 ऑर्डर के अनुसार लिखा हुआ है। आपसे यहाँ 2 बात पूछ रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट कहने का मतलब हुआ
कि जब टाइम जीरो है, सबसे पहला जब टाइम जीरो है तब आपसे रेट पूछ रहा है। और उस वक्त जब टाइम जीरो है तो ये लिए हैं हम लोग 0.1 मोल पर लीटर और ये लिए हैं हम लोग 0.2 मोल पर लीटर। तो आपका रेट कितना होगा, रेट पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब समय कुछ बीत गया, जब समय कुछ बीत गया, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू इतना। जब समय कुछ बीत गया, ए घट के 0.06 मोल पर लीटर हो गया, तो उस वक्त फिर रेट क्या होगा ये पूछ रहा है। बात समझ जाइए, रेट दो दफा पूछ रहा है। एक पूछ रहा है जब टाइम जीरो है तब, जब ए इतना है बी इतना है तब रेट पूछ रहा है, और दूसरा तब पूछ रहा है रेट जब ए घट के 0.06 मोल पर लीटर हो गया, तब फिर रेट क्या है ये आपको बताना है। तो ये दोनों हम आपको बता रहे हैं, दोनों ही बहुत आसान है। सबसे पहले पे आइए, रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर तो k है, तो k का वैल्यू लिख दीजिए 2 × 10⁻⁻⁶, ये हो गया k का वैल्यू। फिर है a का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 लिख दीजिए। फिर है b का पावर 2, b है आपको 0.2, तो लिख दीजिए 0.2। अब पावर 2 है तो 0.2 को 0.2 से गुना कर दीजिए। अब अगर आप इन सब का पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, और ये 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 का पावर 3 नीचे है, ऊपर जाएगा -3 मिल जाएगा, तो 10 का पावर -9 हो जाएगा। 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, पहला वाला पोर्शन तो बहुत आसान है कि जब टाइम जीरो है, मतलब जब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ, तो इनिशियल रेट बताओ जब ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन दोनों पता है। लेकिन फिर सेकंड वाला सवाल है कि रेट आपको फिर बताना है। तो रेट फिर बताना है तो बच्चा लोग क्या करता है कि k लिखा हुआ रहता है तो k तो लिख देता है 2 × 10⁻⁻6। उसके बाद लिखा हुआ a, तो बच्चा लोग सोचता है कि a का कंसंट्रेशन तो दे दिया 0.06, तो लिख देता है 0.06। उसके बाद फिर लिखा हुआ है b का पावर 2, अब b तो दिया हुआ नहीं है, b दिया हुआ नहीं है, तो बच्चा लोग सोचता है कि 0.2 ही होगा, और 0.2 का ही स्क्वायर कर देता है। ये करिएगा तो आंसर नहीं आएगा। दिमाग में रखिए एक बात कि जब a घट रहा है तो b ऐसा कुछ थोड़ी कि b नहीं घटेगा, b भी घटेगा। अब ये घट के कितना होगा ये आपको बुद्धि लगाने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ आपको क्या रखना है, ये आपको डायरेक्ट नहीं रखाएगा, इसको आपको ऑपरेट करना होगा। ये कैसे ऑपरेट करिएगा, ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं तो हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर ये जो B का कंसंट्रेशन खाली है, B का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा इसके लिए अब हम आपको बात सिखा रहे हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B A2B, ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब टाइम जीरो है तो A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर और B का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर। कब, जब टाइम जीरो है तब। जब समय कुछ बीत गया, जब टाइम कुछ बीतेगा तो ये तो दिमाग में सेट रखिएगा कि रिएक्टेंट घटेगा। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का घटना डिपेंड करता है ये रिएक्टेंट में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उस पे। जैसे यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 0.1 में से कुछ घटेगा, कितना घटेगा, आगे 2 लगा हुआ है तो 2x घटेगा। ये जो 0.2 है वो भी घटेगा, कितना, आगे 1 लगा हुआ है तो x घटेगा। अगर आगे 3 लगा रहता तो 3x घटता।
ये सब ऐसा पढ़ाई होता था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11th में, कि रिएक्टेंट का घटना, प्रोडक्ट का बनना यहाँ पर लगे हुए कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अगर आगे 2 लगा हुआ है तो 2x घटेगा, 1 लगा हुआ है तो x घटेगा, 3 लगा रहता तो 3x घटता, 5 लगा रहता तो 5x घटता। x कहने का मतलब यहाँ अमाउंट है, इसका वैल्यू क्वेश्चन के डेटा के अनुसार निकल जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.1 घटने के बाद 0.06 हो गया, मतलब 0.1 माइनस 2x का वैल्यू दे दिया है आपको 0.06। अब आप अगर इसको लिखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.1 माइनस 2x ये आपको है 0.06। अब 0.1 इसको बराबर के इधर लाएं तो माइनस 0.06 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब 0.1 में से अगर 0.06 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 0.04, ये हो गया 2x। तो यहां से x का वैल्यू आएगा, 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 0.02, ये x का वैल्यू आया। अब जैसे अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ B निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ B अगर निकालना है आफ्टर टाइम t, B का कंसंट्रेशन अगर निकालना है आफ्टर टाइम t तो ये है 0.2 माइनस x, मतलब 0.2 माइनस x का वैल्यू है 0.02। तो 0.2 में से जब 0.02 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ B हो गया। अगर आप इस कंसंट्रेशन ऑफ B को यहां पे पुट कर दें और अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपको रेट का वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो फाइनल आंसर आएगा 3.868 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला हिस्सा। सेकंड वाला हिस्सा में ये आंसर देखिए तब आएगा जब आप B का कंसंट्रेशन क्लियर 0.18 लिखिएगा, जो कि क्वेश्चन में इंडिकेटेड नहीं था। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा इस आधार पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। अब कंसंट्रेशन टॉपिक में हम लोग आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेशर के मदद से रेट कांस्टेंट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। जैसे आप काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़े थे तो K निकालने का फॉर्मूला डिराइव हुआ था 2.303 बाई T log A बाई A माइनस x, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस x। यहां पर ये A क्या था, तो ये A था इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती कंसंट्रेशन, और ये A माइनस x क्या था, तो ये था कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, t समय के बाद का कंसंट्रेशन, ये है A माइनस x, और ये क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन। अब सुनिए, अगर प्रेशर के टर्म में अगर यही फॉर्मूला अगर लिखें तो ये होगा 2.303 बाई T log P नॉट बाई 2P नॉट माइनस PT, ये होगा। अब ये कैसे हो गया, तो ये आपको अभी हम दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन ये दुनिया के हर रिएक्शन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला केवल वैसे रिएक्शन के लिए है जिसमें कोई एक गैस है वो डिकम्पोज करके 2 गैस बना रहा है। बात सुनिएगा, अगर कोई इस तरीके का रिएक्शन है
यहां लिख दे रहे हैं कंसीडर अ रिएक्शन। बोले कि अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन है कि कोई एक गैस है वो डिकम्पोज करके दो गैस बना रहा है, यहाँ पे कफिशिएंट 1 लगा हुआ है, यहाँ भी कफिशिएंट 1 लगा हुआ है, यहाँ भी कफिशिएंट 1 लगा हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन के केस में प्रेशर वाला ये रिलेशन है। अगर यहाँ कफिशिएंट अगर चेंज करेगा या इस रिएक्शन का नेचर चेंज होगा तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में बस यही वाला रिलेशन आपको आएगा और इसी तरीके का केस आएगा। हम लोग को यही तरीके का केस पढ़ना है। दूसरा केस अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो फॉर्मूला किस तरीके से लिखाएगा वो उसका हम आइडिया भी दे देंगे, लेकिन एग्जाम में आना तय है बस ऐसा ही फॉर्मूला, ऐसा ही केस। अब ये कैसे ये हम लिखे हैं, अब इस चीज को समझाने जा रहे हैं। जैसे सुनिए, टाइम 0 है, ये कोई गैस है, इसका शुरुआती प्रेशर हम लिख दिए P0। बात फिर से सुनिए, टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, इस गैस का शुरुआती प्रेशर लिख दिए P0। ये तो जब बना ही नहीं है तो इसका प्रेशर 0, इसका प्रेशर 0। अगर समय कुछ बीता तो ये कुछ घटेगा, कुछ घटेगा। मान लीजिए कि x घटता था तो हम यहां से P घटा रहे हैं, P0 में से कुछ घट गया। अभी जिस हिसाब से घटा ये उसी हिसाब से बनेगा। कफिशिएंट आगे 1 है तो P बनेगा, कफिशिएंट आगे 1 है तो P बनेगा। अब अगर टोटल प्रेशर का अगर बात करें, टोटल प्रेशर का, तो टोटल प्रेशर इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि जिस बर्तन में रिएक्शन करवा रहे हैं उसी बर्तन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जब एक ही बर्तन में तीनों गैस है तो टोटल प्रेशर जो है इस गैस के प्रेशर, इस गैस के प्रेशर, इस गैस के प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। तो ये होगा P0 माइनस P प्लस P प्लस P। ये हुआ टोटल प्रेशर एट दिस टाइम, इस समय पे टोटल प्रेशर। तो ये जो माइनस P है, ये जो प्लस P है, ये कैंसिल हो गया। तो PT बराबर क्या लिखेंगे, P0 प्लस P। तो ये P बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे PT माइनस P0। ये P का वैल्यू हो गया। अब बात सुनिए, ऐसे समझिए, K का फॉर्मूला था 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम। इस समय के बाद का कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर के टर्म में लिखते तो लिखते 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन है तो हम लोग इनिशियल प्रेशर लिखते। इनिशियल प्रेशर कितना है, P0, तो लिखते log P0। यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेशन आफ्टर दिस टाइम, तो हम लोग लिखते हैं यहां प्रेशर आफ्टर दिस टाइम। तो इस समय के बाद का प्रेशर क्या है, P0 माइनस P। तो लिखते हैं P0 माइनस P। K इज इक्वल्स टू 2.303/T log P0 बाई P0 माइनस P। ये जो P है इसका वैल्यू कैलकुलेट किए हैं PT माइनस P0। तो यहां लिख दे रहे हैं P के जगह पे PT माइनस P0। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो K बराबर 2.303/T log P0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस P0, ये प्लस P0, तो हो गया 2P0 माइनस PT। जो यहां पर ये फॉर्मूला लिखे हैं देख लीजिए, वही फॉर्मूला आ गया। तो ये K निकालने का फॉर्मूला हुआ, ये K निकालने का फॉर्मूला हुआ प्रेशर के टर्म में इस तरीके के रिएक्शन में कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एक गैस है वो डिकम्पोज करके दो गैस बना रहा है, ऐसे केस में ये आखिरी फॉर्मूला है कंसंट्रेशन में। अब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करना, इस फॉर्मूले को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, अब हम लोग वो बात देखेंगे। तो इसको समझने के लिए एक आपको सवाल दिखाने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का 20 है। देखिए एनसीईआरटी का 20 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin the following data are obtained। टाइम दिया हुआ है सेकंड में, प्रेशर दिया हुआ है mm ऑफ Hg में, ये प्रेशर का यूनिट है। 0 सेकंड पर 35 mm, 360 सेकंड पर 54 mm और 720 सेकंड पर 63 mm। ये आपको डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन इसी में है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझा दें। क्वेश्चन में है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, ये एक गैस है एजोआइसोप्रोपेन। फॉर्मूला हम समझा दें। इन ट्रिपल बॉन्ड इन को नाइट्रोजन बोलते हैं, लेकिन अगर इन डबल बॉन्ड इन हो, इधर भी एक अटैचमेंट हो इधर भी एक अटैचमेंट हो, तो इसको पढ़ते हैं एजो। ये है एजो। अब लिखा हुआ आइसोप्रोपेन, तो इधर लगा देना है आइसोप्रोपाइल और इधर भी लगा देना है आइसोप्रोपाइल। इसी गैस को कहते हैं एजोआइसोप्रोपेन। ये हुआ एजोआइसोप्रोपेन। कह रहा है कि ये डिकम्पोज कर रहा है, बना रहा है हेक्सेन। ये हुआ C3 और C3, C6H14। ये हुआ 7H और ये हुआ 7H, तो C6H14 हेक्सेन और नाइट्रोजन, ये गैस बना रहा है। आप देख लीजिए कि कोई गैस है A, ये बना रहा है B और ये बना रहा है C, जो हम केस आपको अभी डिस्कस किए हैं वैसा ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है। कह रहा है कि ये एक गैस है जो टूट के दो गैस बना रहा है। ये आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा देके आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। तो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, K इज इक्वल्स टू 2.303/T log इनिशियल प्रेशर बाई 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस PT। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। PT कहने का मतलब हुआ इस टाइम पे प्रेशर। इस टाइम पे प्रेशर कितना है PT। तो दिमाग में रखेंगे कि आखिर ये डेटा को अगर सॉल्व करना है, यहाँ टाइम है तो यहाँ टाइम तो दो है। ये तो टाइम 0 है मतलब इनिशियल ये वाला, और यहाँ दो टाइम दिया हुआ है। एक दिया हुआ है T1 और एक दिया हुआ है T2। यहाँ तो T है तब K निकलेगा, लेकिन अगर T1 और T2 अगर दो टाइम दिया हुआ है तो एक बार T1 के लिए पहले निकलेगा K1, फिर एक बार T2 के लिए निकलेगा K2, और फिर उन दोनों का एवरेज ले लेंगे तब निकलेगा K। कैसे ये समझिए। जैसे अगर हम यहाँ पर K1 निकालें
तो 2.303 बाई T1 रखेंगे। T1 है आपका 360 सेकेंड। लॉग इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मतलब हुआ प्रेशर आफ्टर प्रेशर एट टाइम 0, तो ये हुआ 35। 2 इंटू इनिशियल प्रेशर, तो 2 इंटू 35 हो जाएगा 70। प्रेशर एट दिस टाइम 360 सेकेंड पे प्रेशर कितना है, तो 54 है। अब अगर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो K1 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई 360 सेकेंड लॉग 35। 70 में से 54 जाएगा तो हो जाएगा 16। यहां से आपको K1 निकालना होगा, कुछ भी आया पर सेकेंड में आएगा। इस तरीके से यहां K1 निकलेगा। जब K1 निकल गया इस टाइम पे, तो अब इस टाइम पे आपको K2 निकालना होगा। तो K1 के बाद इधर मेरे पास जगह है, हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। K2 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T2। T2 है आपका 720, तो लिख दे रहे हैं 720 लॉग P0 हुआ 0 टाइम पर जो प्रेशर है 35, 2 इंटू P0, माइनस है PT कहने का मतलब इस टाइम पे प्रेशर, ये है 63। तो K2 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई 720 सेकेंड लॉग 35। 70 में से 63 गया तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ से K2 निकल जाएगा, जो भी है वो K2 का वैल्यू आएगा। तो एक बार आ गया K1, एक बार आ गया K2। आपसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट K, तो K अगर निकालना है तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, K1 और K2 को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये जो भी है x, ये जो भी है y, इसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगा वही आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम लोग का कंसंट्रेशन वाला जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। कंसंट्रेशन के बाद जो अगला फैक्टर है जिस पर कि रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। तो अब हम लोग अगला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, टेम्परेचर, जिस पर कि रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है। टेम्परेचर में सबसे पहला लाइन लिखेंगे, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। देखिए ऐसे समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे आप सॉलिड को गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को आप ज्यादा गर्म करते हैं तो वो वेपर बनता है। तो होता क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, गैस में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता है। तो सॉलिड में अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो कम कोलाइड हो रहा होगा, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो जो कॉलिजन है वो और बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कॉलिजन बढ़ता है, और कॉलिजन के बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले कोई भी फैक्टर पढ़ने के पहले कॉलिजन थ्योरी पढ़े थे। तो कॉलिजन थ्योरी में ये बात बताया गया था कि जैसे जैसे कॉलिजन बढ़ता है, नंबर ऑफ कॉलिजन इन पर यूनिट टाइम, वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इसके बढ़ने से चूंकि कॉलिजन बढ़ता है, तो कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा।
अब ऐसा माना गया है, ये एक लाइन दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, इट इज बिलीव्ड दैट with rise in every 10 degree Celsius temperature, rate of reaction doubles। बोले कि ऐसा माना गया है कि जब हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट दोगुना हो जाएगा। जिस भी स्पीड से रिएक्शन चल रहा है उसका स्पीड दोगुना हो जाएगा। फिर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो फिर दोगुना का फिर दोगुना, मतलब 4 गुना हो जाएगा। फिर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो फिर 4 गुना का दोगुना, मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो ये माइंड सेट रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रिएक्शन का स्पीड दोगुना होगा, या फिर ऐसे पूछ देगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड 8 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले आपको लिखना होगा कि 10 डिग्री पे 2 गुना हुआ, फिर 10 डिग्री पे 4 गुना हुआ, फिर 10 डिग्री पे 8 गुना हुआ, तो 30 डिग्री पे हो गया 8 गुना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लाइन ये भी लिखेंगे कि टेम्परेचर is the only factor on which rate constant depends। जैसे रिएक्शन का रेट तो 5 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, फिजिकल स्टेट पे, केमिकल नेचर पे, लेकिन रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज कर जाएगा। एक बात आपको बता दें, जैसे एनसीईआरटी का 19 नंबर जब क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें था कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 30% डिकम्पोज हो रहा है 40 मिनट में। देख लें एग्जैक्ट डेटा क्या था। क्वेश्चन नंबर 19 जब करवाए थे जी तो उसमें था हाँ कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 30% डिकम्पोज हो रहा है 40 मिनट में और टी हाफ निकालना था। तो उसमें आप देखिएगा पीछे के वीडियो को या अपने कॉपी को, तो टी हाफ जब निकालना था तो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 0.693/K। फिर था कि K को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ K लिखे थे और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाए थे 2.303/T log A/A-x। क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ था कि 40 मिनट में 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम के जगह पर लिख दिए थे 40 और 30% डिकम्पोजिशन था तो यहाँ 100/100 - 30 कर दिए थे। यहाँ से K निकाले थे और इसी K को यहाँ पे पुट कर दिए थे। इसका मतलब है कि हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेशन में क्या काम किए थे कि रिएक्टेंट चाहे तो 30% घटे और रिएक्टेंट चाहे तो 50% घटे, K के वैल्यू में कोई प्रकार का बदलाव नहीं था। जो K यहाँ आया था वही K को यहाँ पुट किए थे। मतलब ये लाइन लिखवाए नहीं थे कि कॉन्सेंट्रेशन पे K अफेक्टेड नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से K अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इस चीज को यहाँ दिखा जरूर दिए थे क्वेश्चन में आप देखिए कि 30% जब डिकम्पोजिशन हुआ था तो जो K को निकाले थे वही K को पुट किए थे 50% डिकम्पोजिशन में। मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी हो K को चेंजिंग, K का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर यही लाइन लिखा हुआ है कि K का वैल्यू चेंज करेगा किस पर, तो केवल टेम्परेचर चेंज करने पर। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, फिजिकल स्टेट, केमिकल नेचर। तो आपको टेम्परेचर वाला ऑप्शन टिक लगाना होगा कि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन वगैरह पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। देखिए कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है लेकिन K वही का वही है।
अब अगर टेम्परेचर और के एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज करता है, तो टेम्परेचर और के बीच में कुछ रिलेशन भी होगा। वो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन में। तो इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद अब कॉपी पर हेडिंग दे देंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आप लोग करिए क्या, यहीं पे वीडियो आज हम समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे और आर्हेनियस इक्वेशन से ही आगे टॉपिक डील करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन में ये लाइन लिखवा देंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन ही वो इक्वेशन है जो कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देता है। फिर आर्हेनियस इक्वेशन थोड़ा सा लंबा है, उसमें लॉग वगैरह का खेल है, वो आपको दिखाएंगे और फिर उस पर प्रॉब्लम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।